गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 6 उष्मागतिकी एवं रासायनिक ऊर्जकी में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उष्मागतिकी का प्रकरण, है ना। क्या पढ़ेंगे? उष्मागतिकी प्रकरण, उष्मागतिकी प्रकरण और उसके प्रकार के बारे में ठीक है, इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उष्मागतिकी प्रकरण होता है। ठीक है, तो उष्मागतिकी के प्रकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें निकाय की, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, प्रकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, प्रकरण कहलाता है। ठीक है, और यह प्रकरण उसके प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में परिवर्तन के लिए अवस्था परिवर्तन को पद कहा जाता है। ठीक है, इसी पद के आधार पर हम देखते हैं तो हम इसको प्रकरण को है उष्मागतिकी प्रकरण को हम देखते हैं तो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका हो सकता है समतापी प्रकरण। ठीक है, दूसरा आपका हो सकता है दूसरा होगा आपका रुद्धोष्म प्रकरण। ठीक है, तीसरा आपका समदाबी प्रकरण होगा, समदाबी प्रकरण। चौथा आपका होगा सम आयतनिक प्रकरण। और पांचवा आपका होता है चक्रीय प्रकरण होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम समतापी प्रकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकरण में क्या होता है? आपका जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है। समतापी में क्या होता है? आपका तापमान स्थिर रहता है। इसमें प्रकरण में क्या होता है? आपके ताप में कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि प्रक्रिया होती रहेगी तो भी आपका क्या होता है? ताप स्थिर बना रहता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? समतापी प्रकरण कहते हैं। ठीक है, निकाय के तापमान को हम क्या कर सकते हैं? स्थिर बनाने के लिए या तो उसमें ऊष्मा को क्या कर सकते हैं? निष्कासित कर सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में हमारे क्या होता है? dP बराबर 0। ठीक है, यानी कि समतापी प्रकरण में आपका क्या हो जाएगा? ताप परिवर्तन आपका 0 के बराबर हो जाता है। दूसरा देखिए समरुद्धोष्म प्रकरण। तो रुद्धोष्म प्रकरण में क्या होता है? ठीक है, इसमें जो ऊष्मा है ना, रुद्धोष्म प्रकरण में जो ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वह आपका क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ऐसा प्रकरण जिसके संपादन के दौरान निकाय और परिपार्श्विक के मध्य जो है ऊर्जा का जो विनिमय क्या होता है? नहीं होता है, तो ऐसा प्रकरण आपका क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकरण में आप देखिए तो आपका जो dQ बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? dQ, यानी Q मतलब आपके ऊष्मा में सूक्ष्म परिवर्तन को परिवर्तित बताता है। तो जो ऊष्मा में सूक्ष्म परिवर्तन होता है वह 0 के बराबर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ताप जो परिवर्तन होता है, ताप का जो परिवर्तन होता है इसमें। ठीक है, अगला जो होता है समदाबी प्रकरण। तो समदाबी प्रकरण में क्या होता है कि इस प्रकरण में निकाय का जो दाब होता है प्रक्रिया के दौरान स्थिर बना रहता है। इसमें जो दाब चेंजेस नहीं होता है, इस कारण यह आपका क्या कहलाता है? समदाबी प्रकरण कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम देखें तो dP जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाता है, ताप इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जबकि इसमें इसका आयतन जरूर परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि किसी वस्तु पे जब दबाव किसी गैस पर या किसी प्रकरण पे दबाव डाला जाता है तो उसका आयतन ज्यादा से कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका समदाबी प्रकरण होता है। या चौथा जो होता है आपका सम आयतनिक प्रकरण होता है। इसमें जो आपका क्या होता है? आयतन में जो परिवर्तन होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी उसमें कितना भी प्रेशर डाला जाता है उसके
आयतन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, तो ऐसा जो प्रकरण होता है आपका क्या कहलाता है, सम आयतन प्रकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा प्रकरण जिसके संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उसके आयतन में किसी प्रकार का चेंज न हो आपका क्या कहलाता है, समदाबी सम आयतनिक प्रकरण कहलाता है। उसके लिए आपके लिए डीवी यानी आयतन में परिवर्तन आपका क्या बताता है, 0 बताता है। ठीक है, किंतु दाब में परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है किंतु दाब में जरूर परिवर्तन होता है, आपका सम आयतनिक प्रकरण कहलाता है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है आपका ऐसा चक्रीय प्रकरण है, ऐसा प्रकरण जिसमें अवस्था परिवर्तन विभिन्न पदों में कराई जाती है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन क्या कराई जाती है, विभिन्न पदों में कराई जाती है, किंतु उसमें जो उसका प्रारंभिक और अंतिम जो पद में जो परिवर्तन होता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रकरण होता है आपका क्या कहलाते हैं, चक्रीय प्रकरण कहलाता है। ठीक है, इसको हम साइकिल के द्वारा कहते हैं। और एक चक्रीय प्रकरण में हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाता है, dv बराबर 0 हो जाता है, यानी आयतन में जो परिवर्तन है वो शून्य के बराबर होता है चक्रीय प्रकरण में। इसी के साथ देखें तो उसकी एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है pH वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकरण को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 5 प्रकार के प्रकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये पांचों प्रकरणों में किस प्रकार चेंजेस होता है यह हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर हम देखते हैं और 2 प्रकरण है हमारे पास, उत्क्रमणीय प्रकरण, उत्क्रमणीय प्रकरण और अनुत्क्रमणीय प्रकरण होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रकरण और अनुत्क्रमणीय प्रकरण होता है। इनमें हम अंतर के आधार पर समझ सकते हैं कि पहला जो आप देखें तो जो उत्क्रमणीय प्रकरण होता है इसको संपन्न होने में हमें अनंत समय लगता है। ठीक है, अनंत समय लगता है सबसे पहली बात, और जबकि अनुत्क्रमणीय प्रकरण को होने के लिए हमें अनंत समय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगली बात करें तो आपके इसमें देखें तो ये एक वास्तविक रूप से संपन्न नहीं कराया जा सकता है ना, इसको हम उत्क्रमणीय प्रकरण को वास्तविक रूप से संपन्न नहीं करा सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रकरण जो होता है उसको हम वास्तविक रूप से इसको क्या कर सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रेरक इसका जो प्रेरक बल होता है, ठीक है, वह विरोधी बल से क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक होता है ना। उत्क्रमणीय प्रकरण में जो होता है इसका जो प्रेरक बल होता है विरोधी बल से अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक होता है। जबकि बात करें अनुत्क्रमणीय में तो अनुत्क्रमण में जो होता है इसका जो प्रेरक बल विरोधी बल से बहुत अधिक होता है ना। प्रेरक बल क्या होता है, विरोधी बल से बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब अगला जो आपका है प्रक्रिया के दौरान निकाय और परिपार्श्विक के मध्य, ठीक है, निकाय और परिपार्श्विक के मध्य आपका क्या होता है, साम्य होता है उत्क्रमणीय प्रकरण में, यानी साम्य स्थापित हो जाता है। आपका जो परिपार्श्विक के बाहर का जो हिस्सा है और जो आपका निकाय है इनके मध्य क्या हो जाता है, दोनों में साम्य स्थापित हो जाता है, जबकि इसमें साम्य स्थापित नहीं होता है। ठीक है, ये एक अंतर इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर उत्क्रमणीय प्रकरण के अंदर जो हमें प्राप्त होता है कार्य वो अधिकतम होता है, जबकि इसके अंदर जो अधिकतम कार्य हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखें इसमें जो प्रक्रिया प्रकरण की जो दिशा होता है, ठीक है, वह उल्टी और सीधी दोनों होती है, जबकि इसमें क्या होता है प्रारंभिक इस एक बार अगर प्रक्रिया प्रकरण हो जाता है तो उसको प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही आपके उदाहरण देखिए, उत्क्रमणीय का उदाहरण देखें तो आपका किसी बंद बॉक्स में आप किसी गैस को क्या करें, गर्म करें और उसका क्या है वापस वो ठंडी हो जाती है और उत्क्रमणीय प्रकरण हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ऊष्मा और कार्य के बारे में। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होती है और कार्य क्या होता है, इसकी धारणाओं को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऊष्मा जो होती है ऊर्जा का वह रूप होता है जो एक निकाय और परिपार्श्विक के मध्य, ठीक है, एक निकाय और इसके चारों तरफ जो परिपार्श्विक
इसके मध्य जो होता है तापांतर उपस्थित होने पर, ठीक है, तापांतर उपस्थित होने के कारण इकाई की सीमा के आर पार, इकाई की सीमा के जो आर पार है उसकी अवस्था में परिवर्तन के दौरान उच्च ताप बिंदु से निम्न ताप बिंदु की ओर जो प्रवाह होता है वह आपका क्या कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आप देखें कि ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो एक निकाय और परिपार्श्विक के मध्य तापांतर उपस्थित होने के दौरान उच्च ताप बिंदु से निम्न ताप बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, और ऊष्मा को हम Q के द्वारा निरूपित करते हैं। और यदि सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो हम इसको dQ के द्वारा dQ के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए चूंकि आपके जो निकाय है वो ऊष्मा को ग्रहण भी करेगा और ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा। यदि इस प्रकार यदि निकाय द्वारा यदि ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है, तो अवशोषण होता है तो उसके लिए आपका जो कार्य होता है धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपको ऊष्मा क्या है उसमें प्राप्त होती है, यानी कि हम देख सकते हैं कि निकाय द्वारा अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो Q आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यदि आपके निकाय के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो आपका क्या Q क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ऊष्मा की जो इकाई होती है, ठीक है, ऊष्मा की जो इकाई होती है ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, और ऐसा इकाई इसको जो होती है ऊष्मा की जो ऐसा इकाई होती है वह क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ऊष्मा होती है। और दूसरा आपका कार्य होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कार्य, है ना। यदि किसी निकाय पर अगर कोई बल लगा दिया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और उसके जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। इस प्रकार हम बल को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो जो बल होता है, सॉरी कार्य जो होता है, ठीक है, कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुणित विस्थापन या फिर दूरी। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणा दूरी, यानी किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में जो परिवर्तन आता है आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कोई वस्तु A है, ठीक है, और ये B है, इन दोनों के बीच की इतनी दूरी है। ठीक है, और ये आपकी दूरी आप देख लीजिए dx है। ठीक है, तो जब पहली जो आपकी दूरी है अगर इसमें फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो इसकी जो दूरी में जो चेंजेस आएगा, क्योंकि वस्तु यहाँ से हटकर यहाँ पर आएगी तो इसकी दूरी में जो चेंजेस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, dx कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बल लगाने पर इसकी दूरी में परिवर्तन हो रहा तो ये आपके इसमें क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। ठीक है, जो कार्य की जो इकाई होती है, ठीक है, कार्य की इकाई जो होती है ऐसा इकाई इसकी भी क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, और सीटीएस पद्धति में देखा जाए तो इसकी जो इकाई होती है डाइन होती है। ठीक है, डाइन कार्य की इकाई क्या हो जाती है, डाइन हो जाती है। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाता है, कार्य संपादित होता है।